अच्छा, तो तुम लोगों को सबसे पहले तो ये सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से तुम लोग को पढ़ना है, प्रिपरेशन कैसे करना है। दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो प्रिपरेशन के कई सारे रास्ते होते हैं। एक तो प्रिपरेशन का ये ट्रेडिशनल वे है कि जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स या एमसीक्यू प्रिपेयर करो, पर उसमें मैं नहीं मानता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रिपेयर करोगे तो बाकी का रह जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करोगे तो उसमें आपको लेंथ आप प्रिपेयर कर सकते हो, पर अगर वही क्वेश्चन में से समझ लो 10 एमसीक्यूज पूछ लिए अलग अलग तरीके से, तो उसका आंसर आप नहीं दे पाओगे। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, सही प्रिपरेशन किसको बोली जाती है, तो आज उसका हम लोग डेमो भी देख लेंगे। कि जैसे कि तुम्हारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, या तो फिर हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, इकोनॉमिक्स लेके आए हो सब लोग? अच्छा, तो कौन सी बुक आप लेके आए? हिस्ट्री ही लेके आए हो, ओके ठीक है, चलो हिस्ट्री ही ले लेते हैं। हिस्ट्री का ये सेकंड टर्म वाला चैप्टर ही ले लेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला, ठीक है, जो हमने शुरुआत ही की थी कल। एक्चुअली प्रिपरेशन मैं सर अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम लोगों को सिर्फ ये लेक्चर में कुछ पढ़ना नहीं है, पर थोड़ा बहुत ट्रिक्स और टेक्निक्स, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से आपको कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर है वो क्रैक करना है, ठीक है, और प्रेजेंटेशन स्किल्स, यही सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये चैप्टर, ये लेक्चर में। ओके सर। तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तरीका प्रिपरेशन वो है तुम लोग खुद चैप्टर पढ़ो और उसके अंदर से पॉइंट्स निकालो, और जो पॉइंट्स तुम लोग निकालोगे वही तुम्हारी नोट्स होगी, खुद की बनाई हुई। अभी तक का क्या कल्चर होता है कि हम लोग नोट्स बनाते हैं, हम लोग हमारी तरीके से नोट्स बनाते हैं। उसमें भी जैसे कि मैंने तुम लोगों को नोट्स प्रोवाइड की है चैप्टर 1 की, ठीक है, तो उसमें देखो मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। वो पॉइंट्स मुझे पता है कि मुझे कैसे इलाबोरेट करना है, तुम लोग कैसे समझाना है तुम लोग, वो मैंने मेरे हिसाब से लिखे हैं। पर तुम लोगों को जब इनटू द डीप प्रिपरेशन करनी है या तो इन डेप्थ प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए तुम लोगों को अपने आप से नोट्स बनानी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से अगर कोई भी चीज लिखते लिखते पढ़ा जाए तो वो बहुत ही बेस्ट रहती है, क्योंकि आज तक मैंने जो भी प्रिपरेशन की है वो सारी चीजें लिख के प्रिपरेशन की है, ठीक है। तो कैसे लिख के प्रिपरेशन करना है, तो निकालो हिस्ट्री की बुक। कहाँ पे है? देखो, इंग्लिश के अंदर एलिगरीज आती है, उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक चीज एलिगरी कब होती है,
जब वो लिटरेरी फॉर्म्स में भी, लिटरेरी फॉर्म्स मतलब कि रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में भी वो कुछ सिंबलाइज करती है, और पिक्चरिस्क फॉर्म में भी इसको सिंबलाइज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एलिगरी का मतलब ये है कि व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल हम लिबर्टी की बात करें तो हम किसको पॉइंट आउट करते हैं हमेशा? फ्रांस को, ठीक है। तो इसी तरह से जब फ्रांस की बात करते हैं तो वो किसको पॉइंट आउट करते हैं? मेरियान को, क्योंकि उसकी एलिगरी क्या है? मेरियान, ठीक है। अब मेरियान को एक फिगर बना दी है, उसको ऐसे कपड़े पहनाए हैं, उसको इस तरह से सिंबलाइज किया है ताकि तीनों चीजें आ जाती है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। जैसे कि हम जस्टिस की बात करें तो जस्टिस इज एन एलिगरी, तो जस्टिस एलिगरी है, तो जस्टिस को अगर सिंबलाइज करना हो, अगर लिटरेरी फॉर्म्स में जस्टिस की डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख सकते हैं कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी के पास फ्रीडम है अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है, और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती है, तो इसको हम बोलते हैं जस्टिस। और जस्टिस को अगर पिक्चरिस्क के फॉर्म में डिफाइन करना हो तो वो कोर्ट रूम में होती है ना, आंखों पे पट्टी बंधी हुई और इंसाफ का तराजू हाथ में लिए हुए, ठीक है। तो दिस इज एलिगरी, समझे? सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप डिस्कस करोगे क्या? कौन सा? सीबीएसई की तरफ से भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ ना, तो आप डिस्कस करोगे? हाँ कर लेंगे, ये खत्म हो जाए उसके बाद में वो कर लेंगे। ओके। अब देखो, जैसे कि मैंने प्रिपरेशन की बात की, तो नेशनलिज्म इन इंडिया, ये जो चैप्टर है अपना हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, ठीक है, वो हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में इंट्रोडक्शन में ये 3 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, पर तीनों के 3 पैराग्राफ, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू लर्न होल पैराग्राफ, उसमें से कुछ ही चीज अपने काम की है और उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है, ये पूरा जो 3 पैराग्राफ्स है, ये 3 पैराग्राफ एक बार रीड कर लो और उसमें से मुझे कम से कम 10 पॉइंट, बहुत ही सटीक पॉइंट मुझे निकाल के दो, फिर मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ कि मैंने क्या पॉइंट्स बनाए हैं और तुमने क्या पॉइंट्स बनाए हैं। निराया क्या हुआ? टेक्स्ट बुक नहीं है? स्टांजा कोई नहीं है, बीच में तो रख लो। ये तुम्हारा सबसे पहला पड़ाव है, ये पड़ाव अगर क्लियर करते हो तो आप पूरे टेक्स्ट बुक में से जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स के आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हो। और अगर आपने अपने हिसाब से नोट्स बनाना शुरू कर दिया या तो सीख लिया, उसके बाद में आपको कोई पब्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई बेट। प्रिपरेशन एक्चुअली यहीं से शुरू होती है, सही मायने में। आप लोग क्या करते हो, हमको जब यहाँ पे कुछ भी करवाया जाता है, तुम लोगों को जब भी यहाँ पे कुछ भी करवाया जाता है, तो वो चीज घर पे जाके रिवाइज कर लो और अपने पॉइंट्स बनाओ। अगर वो रिवाइज करते हो, यहाँ पे तुमने सीखा, घर पे जाके तुमने रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद अपने पॉइंट्स बनाए, मतलब कि वो चीज आपने परफेक्ट कर ली है।
फिर जब उसकी एग्जाम आती है उसी टाइम पे आपको वो जो पॉइंट्स जो आपने बनाए ना, वही पॉइंट्स आपको रिवाइज करने हैं, ताकि पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। और एक बार आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, एक बार आपने पूरे चैप्टर में से अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल दिए, तो समझो आपने पूरे चैप्टर का एक्सट्रैक्ट वही अपनी नोट्स में बना के रख दिया है। जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन उसमें से आएगा, तो वो चाहे वो एमसीक्यू होगा, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स होगी, चाहे वो कोई भी कोने से फिल इन द ब्लैंक्स क्यों ना पूछी हो, वो तुम लोग को मुंह पे होगी। तो प्रिपरेशन ऐसे करो कि आप जिंदगी भर उसको भूल ना पाओ। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज नहीं करनी। 20 दिन के बाद एग्जाम है, 20 दिन के पहले बुक लेके बैठे चलो पढ़ना शुरू करते हैं, नहीं। उस टाइम पे जो तुम लोग पढ़ोगे ना, वो उसको पढ़ाई नहीं बोली जाती, उसको क्या बोला जाता है पता है? रट्टा मारना बोला जाता है। बस सिंपल रट्टा मारो और वहां पे रट्टिफिकेशन करो और वहां जाके वो उल्टी कर दो पेपर में। यहाँ पढ़ लिया, यहाँ उल्टी कर दो। वही चीज आज तक सभी स्टूडेंट्स करते आ रहे, एंड दिस इज नॉट द वे फॉर प्रिपरेशन। क्योंकि ये चीज ऐसा नहीं है कि आप 10th खत्म कर लोगे उसके बाद में आपको काम नहीं लगेगी, नहीं। 10th के बाद ही अभी तो शुरू हुई है जर्नी। अच्छा, मैंने 10 पॉइंट्स बोले हैं, इट इज अप टू यू कि आप कितने में समझ रहे हो। मैक्सिमम 10 पॉइंट्स है। अगर आपको मिनिमम में जाना है तो मिनिमम भी आप अगर 5 पॉइंट में आप लिख सकते हो, पूरा डिफाइन कर सकते हो, या तो फिर आप 6 पॉइंट में डिफाइन कर सकते हो, या तो 10 पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हो। पर वही अपने ऊपर है कि आप किस तरह से उसको ले रहे हो, पूरे 3 पैराग्राफ्स को। इट इज अ टाइप ऑफ प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग पता है तुम लोगों को? इंग्लिश में आया कभी प्रेसी राइटिंग? नहीं आया। पूरा एक बड़ा सा पैराग्राफ होता है, 100 वर्ड्स का, आई थिंक सो, 100 to 150 वर्ड्स का, और उसको सिर्फ 3/4 करना रहता है। और वो 3/4 इस तरह से किया जाता है कि उसमें पूरा पैराग्राफ जो था बड़ा सा पैराग्राफ था 100 to 150 वर्ड्स का, वो पूरा इतने शॉर्ट 3/4 में आ जाए। दिस इज प्रेसी राइटिंग। यही चीज आपको इसके अंदर आजमानी है।
फोर्ज, FORGE, फोर्ज। फोर्ज मतलब डुप्लीकेसी करना। सेंटेंस क्या है? यहाँ पे हुआ इकट्ठा करना। स्टेटमेंट लिखा है बट वो यूनिट डज नॉट इवोल्व विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। तो वो इवोल्व हो गए थे यूनिट हो गए मतलब हुए थे पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। और कॉन्फ्लिक्ट होते होते वो यूनाइट हुए। ऐसे पढ़ते रहोगे तो याद नहीं रहेगा, पढ़ते पढ़ते लिखते रहो। पहले ओवरव्यू ही करो सर, उसके बाद में फिर लिखो या तो बात करो। क्या पॉइंट तुम्हें डिफाइन करना है चैप्टर के इंट्रोडक्शन में? हमारे पास बहुत कम टाइम है, कम टाइम में बहुत ज्यादा ज्यादा चीजें करते हैं। सही बात है ना काव्या? ये उसमें उसकी वजह से क्या है इफेक्ट हुआ था। तो इसमें पॉइंट है कि जो फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ वो किसके ऊपर हुआ, तो इसमें ऐसे प्रॉपर में लिखना नहीं पड़ता। बाद में एक पॉइंट आता है कि क्रॉप्स वर फील्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ, उसको भी जो शॉर्टेज ऑफ फूड, तो फिर ये सारी कार्बन से रीजन से ही है। मतलब जो लोग है रूरल एरियाज में तो नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। रूरल एरिया में अगर रिक्रूटमेंट करते हैं, फोर्स रिक्रूटमेंट, तो फार्मर्स आएंगे, वर्कर्स आएंगे, आर्टिसंस आएंगे, लेबरर्स आएंगे। उसके बाद फूड शॉर्टेज, तो फिर तो फार्मर्स है। सर उसमें लिखा है कि तो सारे विलेजर्स हैं, अकेले फार्मर्स नहीं, सारे। तो पीछे नहीं देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, आगे के 3 पैराग्राफ से। मुझे ही चाहिए। आपको चाहिए। चल जाएगा।
लिखा कि नहीं नोटबुक में? किसी के पढ़ने लायक रहने दो फिर। किसको पढ़ना नहीं, तुम्हारे बाद कोई और पढ़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है तुम्हारा लास्ट स्टैंडर्ड है 10 सीरीज, उसके बाद में होने वाली थी ये क्लास। नहीं सही, पर वो सही बात है, पर वहाँ पे जगह बहुत छोटी होती है, छोटी जगह में क्या लिखना है? क्या हुआ, पता नहीं चला या पता चला? देखिए मैं चेक करूंगा। अरे फूल नहीं बनाने हैं, नोटबुक में लिखो, वहीं से फिर आगे शुरू करना। तू भी लिख ले, फिर आगे से तुम लोगों को घर पे जाके रिवाइज करते करते वही एक्सटेंड करना है पूरी नोट्स। क्या ये रही ना सारे याद रखना, इस बार मैं नहीं देने वाला हूँ नोट्स, जब तक आप अपने आप नहीं बना लेते मैं नहीं देने वाला हूँ। हाँ तो भैया अभी बना ले वापस।
क्या हुआ लिखो। अरे रे ये तो ऐसी होगी बात है। मजा बाल काटने जाता है पर कैची ही नहीं है, कैसे बाल काटेगा। दाढ़ी बनाने जाता है उस तरह ही नहीं है, कैसे बनाएगा। और सर आपको लिखवाते ही नहीं हो, वो जैसे ही लेके आए पहले तो कुछ नहीं आया, लेकिन बाद में करा के नहीं इसको पेज है किसी के पास? हाँ हाँ सर है ना। लाओ लाओ, बस यही फैसिलिटेशन चाहिए था। तेरे पास भी नहीं है? अरे दो चाहिए, दो। हाँ एक ही पेज चलेगा, आधा आधा बांट लेंगे। बंटवारा करके दूं? नहीं सर कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, दो भी दे देता हूँ मैं। चाहो तो व्हील भी बना के दे सकता हूँ, थोड़ा बहुत टुकड़ा तो आता है। This is for you and this is for you. हाँ? समोसी दे दो। लेगा? देखो एक्चुअली नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली मुझे नोट्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नोट्स खुद के लिए बनाता हूँ, मतलब खुद के लिए आप लोगों के लिए बनाता हूँ, मेरे लिए तो बनाना मुझे तो जरूरत है ही नहीं। पर ये क्या तुम लोग सीखो कि नहीं कोई टाइम नहीं जाता। अच्छा मुझे तुम लोग ये चीज बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक मैंने करवाए, ठीक है, वही 2 टॉपिक आप लोग घर पे जाके अच्छे से बैठ के सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर टू 1 आवर बैठना है। हाफ एन आवर से 1 आवर आपने वो चीज रिवाइज की और अपने हिसाब से आपने पॉइंट्स लिख लिए। 1 घंटा जो है ना वो आपके कई सारे घंटे हो जाते हैं। अभी तक आप लोग नहीं, किसी भी स्टूडेंट को नहीं ये चीज पता नहीं चलती। एक्चुअली वो एक घंटा वो आपके कई सारे घंटे बचा सकता है जब आपकी एग्जाम आती है ना। क्योंकि एग्जाम होती है ना तो एग्जाम ऐसा तो नहीं है 1 महीने में एक एग्जाम होगी, दूसरे महीने में दूसरी एग्जाम होगी, ऐसा तो नहीं होता। एग्जाम तो कंटिन्यूअस होती है। एक साथ कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं? 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और एग्जाम 6 दिन कंटिन्यूअस होती है या तो फिर अल्टरनेट डेज में होगी 12 दिन, ठीक है। तो वो 12 दिन में आप किस तरह से मैनेज करोगे 6 सब्जेक्ट? जो नहीं आता ना वो वास्ते करते, जो आता है उसे। अगर ये मेरी आइडियोलॉजी यूज करोगे ना, मेरी सिस्टम अगर यूज करोगे ना, तो कुछ नहीं आने वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं सर वो ऐसा होता है ना कि इसमें थोड़ा भरोसा कम है कि स्टडीज में यूरोप में उसमें थोड़ा भरोसा कम है और सीरीज के दोनों पे ज्यादा भरोसा है, मैंने वो करते हैं। और वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि भरोसा कम क्यों होना चाहिए। सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है, मैं अकेले मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं करता, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ। सोशल साइंस में ऐसा करो, ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट में ऐसा। क्योंकि देखो आपके कोर्सेज इतने लेंथी होते हैं, आपके चैप्टर्स इतने लेंथी होते हैं कि एक दिन में या 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में खत्म नहीं होता। तो कम से कम समझ लो कि एक लेक्चर में हमने 2 या 3 टॉपिक तो क्लियर किए, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए। तो वही 2-3 जो टॉपिक्स है उसका ही आपको घर जाके होमवर्क करना है ना, उसका ही आपको रिवीजन करना है। अब ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में होगा, मैथ्स में पूरा चैप्टर थोड़ी खत्म हो जाता है, पूरी एक्सरसाइज भी खत्म नहीं हो पाती, हो जाता। तो वही एक्सरसाइज आप घर पे जाके कर लो। तो 2 एक्सरसाइज हो जाते हैं ऐसे। फिर वही चीज अगर आप साइंस में ले लो तो साइंस में भी 2-3 टॉपिक चलते होंगे, वो घर जाके रिवाइज करना। सर उनके नोट्स लिखाते हैं इसलिए रिवाइज लिखा के समझा। मतलब मेहनत नहीं करो तो पहले स्कूल बिल ही लेते रहो। नहीं सर नोट बनाएंगे लेकिन लिखते नहीं, टेक्स्ट में ये कांसेप्ट ही याद नहीं रहता तो होता है। पर ये पेज में नहीं बनानी है, फिर पेज
नोटबुक ले लो, नोटबुक में पर ऐसा नहीं, मतलब एक बात, ऐसा आज मन हुआ कि पढ़ाई करनी है, वो खोल के चैप्टर में लिया, पेज 1 फिर ऐसे रख दिया, फिर थोड़े दिन बाद वो ऐसा क्या मूड जगह पढ़ने का, फिर से वो फर्स्ट पेज में लिया। एक्चुअली क्या होता है कि मैं तुम लोगों को बोलूं, वो मूड क्यों आउट हो जाता है, क्योंकि डिफिकल्टीज जब सामने आ जाती है तो मूड आउट हो जाता है। अब एक पैराग्राफ तो पता चल गया, दूसरा पैराग्राफ परेशानी कर रहा है, चलो कुछ भी करके दूसरा पैराग्राफ भी हो गया, अब तीसरा पैराग्राफ पर उससे ज्यादा परेशानी तीसरे पैराग्राफ मतलब हो गया। तो जब ऐसी फीलिंग आए ना तब क्या करना है पता है, मैथ्स ले लो, मैथ्स के 2-3 सब करते रहेंगे, दिमाग नहीं, किसने बोला, किसने बोला, मैं तुमको बताऊं, मैथ्स इज अ रिफ्रेशिंग सब्जेक्ट। मैथ्स जब भी किसी को नींद भी आती थी ना, पहले हम लोग जब पढ़ते हैं ना, हम में से किसी को नींद भी आती थी तो मैथ्स लेके बैठ जाते, 2-3 सब करते थे, नींद उड़ जाती थी, उसके बाद में वापस जो करते थे वही लेके बैठ जाते। ऐसा नहीं होता, उसमें आता नहीं मतलब नींद चली जाती है, ऐसा मतलब मैथ्स में क्या होता है कि जब नहीं आता है तो फिर हम सर्च करते रहते हैं, फिर आता है फिर अच्छा लगता है। वही चीज है कि तुम लोग मेहनत इसीलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम लोग को पता नहीं चलता है, इसलिए मैं तो इनटू द डीप मैं समझा रहा हूँ। मैंने ये सेकंड चैप्टर मैंने शुरू किया तो मैंने मेरे नोट से ही मैंने शुरू नहीं किया, मैंने पहले इंटरेस्टिंग कहानियां बताई तुमको। क्यों कहानी क्यों बताई, क्योंकि तुमको इंटरेस्ट, अब कोई ऐसे होते हैं कि जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, क्या बोरिंग दे देते हैं, और मेरे साथ वो चीज नहीं होगी कभी। जो भी बच्चा आज तक ऐसा बोलता आया है कि मुझे हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, मेरे पास पढ़ के वो इंटरेस्टिंग हो गया है, हुआ इंटरेस्टिंग। यस सर, सही में सर याद मैंने लगा सर, हिस्ट्री तो इंटरेस्टिंग ही है लेकिन ये चैप्टर बकवास होता है। अभी से कॉलेज से हिस्ट्री अभी से पढ़ते आए हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हिस्ट्री बोरिंग है, लेकिन ये वाला चैप्टर पढ़ाना ऐसा लग रहा है कि सर चैप्टर 2 कंपैरेटिवली इजी है। हां चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं इसलिए इजी लग रहा है। हां हम तो सर मेरे को तो चैप्टर 1 इजी लग रहा है और 2 हार्ड है एक्चुअली नहीं एक्चुअली ऐसा है, मैं तुम लोग को you are residing within the boundary of India, that's why second chapter is easy for you, ठीक है। आप कोई दूसरे नेशन की जब पढ़ाई करते हो ना तो वो बोरिंग ही लगेगी, क्यों, क्योंकि आप कभी वहां पे गए नहीं हो, कोई सेंटर्स आपने देखे नहीं हो, कोई एस्पेक्ट आपने पढ़ाया नहीं है उसका, या किसी ने पढ़ाया नहीं है, और वो चीज आप यहाँ पे आपको दे दिया जाए तो आप पढ़ते हो, पर उसमें भी क्या करना चाहिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे कि मान लो कि वहां पे लिखा हुआ है कि उन्होंने जो नेशनल असेंबली बनाई थी वो सेंट पॉल चर्च में बनाई, गूगल करके देख लो सेंट पॉल चर्च कैसा है, इट विल बी इंटरेस्टिंग। ज़ोल्वनी बनाया था, व्हाट इज ज़ोल्वनी, उसके बारे में गूगल पे थोड़ा पढ़ना, ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस 1871 में हुई थी, ठीक है, तो देख लो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, वर्सेलिस का पैलेस देखो, देख के खुश हो जाओगे। हाँ सही में हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग कब बना सकते हो, जब वो चीज आप सामने देखो। तुम लोगों के जैसा ही मैं पहले करता हूँ, मुझे नहीं आता है इसलिए नहीं करता, मुझे नहीं आता है इसलिए नहीं करता, बोरिंग है, पर जब हम अंदर घुसे ना तब हमको पता चलता है कि ये जितना इजी है ना उतना तो कोई सब्जेक्ट। मैं आपको बोलूं सबसे डिफिकल्ट में डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है ना वो सिविक्स होता है, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट सिविक्स होता है। क्यों, क्योंकि तुम लोगों को तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हम लोग जब पढ़ते हैं ना हमको तो लॉज याद रखने पड़ते, आर्टिकल्स याद रखने पड़ते हैं, सारे थोड़े ना आते तो लॉयर में आते नहीं, हम जो प्रिपरेशन करते थे उसमें तो सारे आर्टिकल्स आते थे, आर्टिकल 365 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 370 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 1 से 15 तक क्या बोल रहा है, आर्टिकल 15 से लेके 30 तक क्या बोल रहा है, आर्टिकल 35C क्या बोल रहा है, ये सारी चीजें हमें पढ़ने में आती है। अब सोचो वो कितना बोरिंग होगा, उसमें तो क्या गूगल करके सर्च करेंगे,
वहां तो वही लिखा हुआ आएगा जो यहाँ टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है या तो बुक में लिखा हुआ है, तो भी हम लोग उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सिविक्स अगर इंटरेस्टिंग बनाना हो तो जिस जगह की बात की है ना उस जगह को पहले समझो। हिस्ट्री को अगर इंटरेस्टिंग बनाना हो तो जिस जगह की बात की है उस जगह को पहले समझो, उसकी बाउंड्रीज को समझो, इसके साथ में कौन से स्टेट्स लगे हुए हैं, उसकी बाउंड्री लाइन पे कौन सी कंट्रीज है। ऑटोमन एम्पायर अगर समझना है तो कहां से लेके कहां तक एक्सटेंडेड उसका रूल वो समझो। बाकी सब तो समझ आता है, सिर्फ इकोनॉमिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ सर, वो दूसरा नंबर का सर उसमें जो वैल्यू बेस्ड, उसमें नोट्स बनाना है वो दूसरा नंबर का, जैसे कि सिविक्स की बात की ना मैंने, वैसे ही इकोनॉमिक्स है। अब इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ोगे तुम, डे टू डे रूटीन लाइफ के साथ अटैच करोगे। सर, वो सीक्वेंस में याद नहीं, उसमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है उसमें सीक्वेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। स्टोरी कोड से समझ सकते हैं। वो तो उन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला, वैसे मैं तुम लोगों को बोला हूँ जैसे टेक्स्ट बुक में से वो एक्सट्रैक्ट्स निकालते हैं, ठीक है, तो उस तरह से तुम लोग अपने एक्सट्रैक्ट्स निकालो ताकि तुमको दूसरी बार टेक्स्ट बुक रेफर करने की जरूरत है। और एक्चुअली सही मायने में प्रिपरेशन यही होती है कि अगर आप अपने एक्सट्रैक्ट्स निकाल के रखते हो तो आपको फिर वो जो जिस बुक में तुमने लिखा हुआ है वही बुक आप रेफर करके एक बार एग्जामिनेशन हॉल में चले जाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ आ जाएगा। तुम लोग को पता है मैंने पूरा एकेडमिक्स मेरा स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 से लेके 12th तक मैंने कभी क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर किए ही नहीं। हमारे टाइम पे क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू आते ही नहीं, हम लोग ने एमसीक्यू में तो पढ़ाई नहीं की कभी। मैंने 2006 में 12th की एग्जाम दी थी, 12th साइंस की एग्जाम, कभी एमसीक्यू सिस्टम देखा ही नहीं है। सिर्फ लिटरेचर लिखते रहो, 2 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर 5 मार्कर 7 मार्कर 10 मार्कर, लास्ट टू लास्ट 10 मार्कर थे। 10th स्टैंडर्ड में मैंने एग्जाम दिया 2004 में। सोचो उस टाइम पे हमको कैसे डिफिकल्टी आई होगी। सिर्फ और सिर्फ 2-3 मार्क की फिल इन द ब्लैंक्स आती थी बस, सिर्फ और सिर्फ 2-3 मार्क की फिल इन द ब्लैंक्स पूरे पेपर, बाकी पूरा पेपर सब्जेक्टिव होता था। तो और आपने 11th में साइंस लिया था? हाँ मैंने 11-12 साइंस किया था। अच्छा ओके। और आप लिटरेचर पढ़ा रहे हो तो वही मैं बता रहा हूँ। बाकी सब सब्जेक्ट तो इजी है, पर सिर्फ इकोनॉमिक्स में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में तुम लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन समझते नहीं। मैंने ये पिछली बार जब हम लोगों ने वो डिस्कस किया था पेपर, मैं लेके आया था वो असाइनमेंट मैं लेके आया था, वर्कशीट हमने डिस्कस की, उस टाइम पे मैंने सभी लोगों का मार्क किया। तब कुछ लोग ऐसे थे जो जवाब ही नहीं देते, वो तो एक्सक्लूडेड वर्जन जो, और बाकी का पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट था, मतलब तुम लोग। अब कैसे करप्ट था कि तुम लोग एक्चुअली क्वेश्चन ही नहीं समझते, मैं कैसे क्रैक करके आंसर निकालता था। अब ऐसा मत बोलो आप सर आप तो एक्सपीरियंस हो, नहीं कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, सब लोग यहीं पे आके सीखते हैं। मैंने भी यहीं आके सीखा, मतलब ऐसा तो नहीं था बाय बॉर्न में लेके आया था कुछ, मैजिकल पावर नहीं ऐसा नहीं होता है। मैजिक हमारे अंदर ही होता है, मैं सही बोलूं, मैजिक हमारे अंदर होता है। हमारा इटर्नल पावर हम अगर एक्टिवेट कर पाए तो वही सबसे बड़ा मैजिक होगा। वो लोग ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे स्पून रखते हैं और यूं करके यूं करते तो मुड़ जाती है, तो देखा है कभी ऐसा? और यस हमारे बॉडी में पावर होते हैं और हमें बस जागरूक करना है। तो उसके लिए मैंने तुम लोगों को बताया था एनालिसिस करो, ठीक है, अब वो रेगुलर करते जाओगे तो तुम लोग को पता चलता जाएगा, कंसंट्रेशन पावर तुम्हारा बढ़ता जाएगा।
अब एक बार कंसंट्रेशन तुम्हारा पावर बढ़ता है, उसके बाद में आप कोई भी चीज एक बार रीड करोगे तो वो लिखोगे, उसके बाद में वो छप जाएगी यहाँ पे। प्रिपरेशन यही चीज से करना है, ऐसे ही प्रिपरेशन। मैंने भी खुद प्रिपरेशन ऐसे ही की। अगर आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं आज भी मैं इस तरह से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये मेरी बुक है और मैंने जो भी पढ़ा वो मैं लिखते जाता हूँ। जो भी चीज मैं पढ़ता हूँ वो मैं इस तरह से लिखते जाता हूँ। बस इतने पेज में मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ये तुम्हारा चैप्टर नहीं है। अब ये मैंने पढ़ते पढ़ते अपनी नोट्स बनाई अपने हिसाब से, ठीक है। अब इसके अंदर से कुछ भी मुझे आएगा क्वेश्चन तो मुझे याद होगा, क्यों? क्योंकि ये मैंने सेल्फ स्टडी किया हुआ। तुम लोग एक्चुअली क्लास स्टडी करते हो, फिर यहाँ पे आते हो, यहाँ पे क्लास में दूसरी बार स्टडी होती है, फिर तुम लोग सेल्फ स्टडी नहीं करते। अब सेल्फ स्टडी कब होती है? तुम्हारी एग्जाम होती है तब, उसके 15 दिन पहले या 20 दिन पहले। तो कुछ तो महाशय ऐसे होते हैं, कल एग्जाम आज पढ़ने रहते हैं। हाँ होते हैं, होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। वो लोग है ना, वो जब पेपर लिखते हैं ना और पेपर लिख के हमारे पास चेक होने आते तो उसी टाइम पे पता चल जाता है पेपर देख के कि किसने 15 दिन पहले किया है, किसने 20 दिन पहले किया और किसने कल किया है, वो पता चल जाता है। वो कल वाला क्यों याद रहता है? लास्ट मोमेंट पे पढ़ा वैसा नहीं होता, वो रट्टा मार होता है इसलिए याद रहता है। और यही चीज आप रेगुलर इंटरवल पे करते जाओ तो वो यार बहुत इजी बात है। अच्छा मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं कि सपोज आप लोगों को मान लो लोन टेनिस नहीं आता, आप क्लासेस ज्वाइन करते हो, ठीक है। जैसे ही क्लास ज्वाइन करता हूँ तो सबसे पहले आपको सिखाया जाता है कि आपको रैकेट किस तरह से पकड़ना है, फिर आपको सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से बॉल को बाउंस करना है। ऐसे पहले डाउनवर्ड्स फिर अपवर्ड्स, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस लगातार वो करवाते हैं 15-15, 20-20 मिनट, 25-25 मिनट, कोई क्लब्स में तो 1-1 घंटा करवाते हैं, ठीक है। वही चीज आप घर पे आके करते हो? नहीं करते। वापस दूसरे दिन वहां जाते हो, वापस वो लोग करवाते हैं। क्यों नहीं करते हो पता है? क्यों वहां करवाते हैं पता है? क्योंकि तुम लोग घर पे नहीं करते हो, इसलिए उनको पता ही होता है कि तुम लोग घर पे नहीं करो, इसलिए वहां करवाते हो। फिर लगातार 5-6 दिन 10 दिन तो यही करवाएंगे, ठीक है। अब लगातार आपने 5-10 दिन डाउनवर्ड बाउंस और अपवर्ड बाउंस किया तो मास्टरी आ जाएगी। 10 दिन कंटिन्यूअस किए करेंगे तो 11वें दिन वो क्या बोलेंगे कि टेस्ट है आपकी, दिखाओ किस तरह से कौन से लेवल तक आप बाउंस कर सकते हो, कितनी बार आप बाउंस करवा सकते हो बॉल, ठीक है। फिर तुम लोगों को सिखाया जाएगा कि किस तरह से तुमको सर्विस करनी है, मतलब ये वाले कोर्ट से सामने वाले कोर्ट में आपको बॉल पहुंचानी है, पर वो भी क्रॉस में बॉल पहुंचानी है, स्ट्रेट में। तो एक बार प्रैक्टिस करवाएंगे, दूसरी बार प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आपको ऐसा बोलेंगे कि आपको 10 बार सर्विस करनी है सामने वाले बंदे को, ठीक है। तो आप लोग 10 बार करोगे, घर पे जाके आप कर सकते हो? नहीं। दूसरे दिन जाओगे वापिस वो क्या करेंगे, 10 बार और सर्विस करो क्या। तीसरे दिन जाओगे वापिस क्या होगा, वापिस कराओ। इस तरह से लगातार आपको 10-15 दिन तक वही सर्विस ही करवाना है। फिर आपको सामने एक बंदा दे दिया, आप बोले आप डिफेंड करो, ठीक है। लगातार वही प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। बाकी एक दिन ऐसा आएगा कि आप सानिया मिर्जा बन जाओगे या लिएंडर पेस बन जाओगे। कैसे बन जाओगे? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपने क्या किया, लोन टेनिस को सीखा, पहले रैकेट पकड़ना सीखा, उसके बाद में बॉल को बाउंस करवाना सीखा, फिर
सर्विस करना सीखा, फिर डिफेंड करना सीखा, उसके बाद में सिखाएंगे अटैक, और फिर मैच करवाएंगे, फिर लगातार आपकी मैच होगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप टेनिस सीख जाओगे। ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल से कुछ समझे? क्या समझे? थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करनी है उसका। एग्जैक्टली, दिस इज माय पॉइंट, कि थोड़ा अगर रोज किया जाए तो इसका इम्पैक्ट जो है वो एंड ऑफ द डे या तो एंड ऑफ द वीक आपको पता चलेगा। पूरे वीक खाना नहीं खाते हो, संडे को मंड पड़ते हो या पूरे वीक का है, और रोज 2 रोटी खाते हो तो 2 मतलब 6 दिन की कितनी हुई, 6 2 12, 12 रोटी खा लेते हो 7वें दिन पे। तो अगर 12 रोटी 7वें दिन पे नहीं खाते हो तो फिर एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन क्यों करते हो? अगर एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन करते हो तो फिर 12 रोटी खानी पड़ेगी और पूरे वीक में कुछ नहीं खाना होगा, उपवास कर लो। अगर खाने में ये चीज नहीं होती है तो फिर वो आप पढ़ाई में क्यों ये चीज कर रहे हो? ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अच्छा सर, अब ये ट्राई करके देखो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय सर।